अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ सर इब्तिसाम। आज की वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं और डिविजिबिलिटी चेक्स। अच्छा, यहाँ डिविजिबिलिटी लिखा हुआ है, असल में क्या डिविजिबिलिटी चेक है। हम लोगों को चेक करना है कि डिविजिबल है कोई नंबर या नहीं। ठीक है, तो खैर सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट लेते हैं मल्टीपल्स का। ठीक है, एक्चुअल में मल्टीपल्स होते क्या हैं। अगर मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है, जैसे कि मेरे पास नंबर लिखा हुआ है 3, और अब इस 3 के साथ मैं किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इंटीजर्स आप लोगों ने अभी अगर नेगेटिव नंबर्स नहीं पढ़े हैं तो खैर हम लोग इंटीजर्स अभी पॉजिटिव लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में अच्छा आ जाए। ठीक है, तो जैसे कि 3 है, 3 के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया कोई भी नंबर, जैसे कि 3 के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 4 को, 3 के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 5 को, 3 के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 को, 3 के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1 को, 3 के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 10, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 0। तो जितने भी आंसर्स होंगे सारे के सारे आंसर्स 3 के मल्टीपल्स कहलाएंगे, यानी कि 0, 30, 1, 6, 15, 12, ये सारे नंबर्स 3 के मल्टीपल्स हैं। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यानी कि अगर मुझे 3 के मल्टीपल्स लिखना है असल में, तो मुझे इंटीजर से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसके सारे मल्टीपल्स मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है, आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है और बच्चों को ये पहले से ही पता है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हो गए हमारे पास मल्टीपल्स सारे। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पर 0 से भी मैंने इसको मल्टीप्लाई किया। 0 भी एक इंटीजर होता है, तो 0 भी एक मल्टीपल है 3 का। ठीक है, अच्छा इसके अलावा नेगेटिव नंबर्स में भी ज़रा देख लीजिए होता क्या है। कुछ भी नहीं, अगर 3 का मुझे मल्टीपल लिखना है माइनस में, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1, ये हमारे पास आ गया आंसर -3। 3 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी मैंने माइनस का साइन लगा दिया, 3 मल्टीप्लाई बाय -2 इज़ इक्वल टू -6। ठीक है, ये भी 3 का एक मल्टीपल है, ये भी 3 का एक मल्टीपल है। अच्छा, और अगर आपको किसी नंबर को चेक करना है कि क्या वो 3 का मल्टीपल है या नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे आप लोग? बस ऐसे ही देख लेंगे, क्या मैं उसको समथिंग मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकता हूँ? अच्छा, ये देखिए हम लोगों ने जो है गलती कर दी यहाँ पर, ये 1 नहीं, इसका आंसर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 आएगा। ठीक है, अच्छा अब लेट्स सपोज मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है 18। क्या ये 3 का मल्टीपल है या नहीं? ये 3 का मल्टीपल होगा अगर मैं इसको इस तरीके से लिख सकूं, 3 मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर। अगर यहाँ पर एक इंटीजर आ जाता है और आंसर 18 आता है, तो 18 3 का मल्टीपल होगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18 होता है, तो इसका मतलब है 18 3 का मल्टीपल है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मल्टीपल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं मल्टीपल्स के बाद फैक्टर्स पे। उससे पहले मैं ज़रा ये स्क्रीन हमारी थोड़ी सी क्लियर कर दूँ। तो ओके, सो स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं मल्टीपल्स के बाद फैक्टर्स की तरफ। स्टूडेंट्स, फैक्टर्स बहुत इजी और बहुत आसान टॉपिक है, मल्टीपल्स से बहुत मिलता जुलता टॉपिक है। बस इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल्स में हम क्या करते हैं, जैसे कि मुझे 5 के अगर मल्टीपल्स लिखने, तो मैं क्या करता हूँ, 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, और इनके जो आंसर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, मल्टीपल्स। यानी कि 5 का मल्टीपल है, 10 5 का मल्टीपल है, 15 5 का मल्टीपल है, और ऐसे एंड सो ऑन। ये 25 का मल्टीपल है, 25 5 का मल्टीपल है। तो ये सारे मल्टीपल्स हैं 5 के। बट मुझे क्या करना है, अब फैक्टर्स पढ़ना है। तो फैक्टर्स इसका अपोजिट, जैसे कि 5 है मेरे पास, 5 नहीं, कोई अच्छा नंबर देखते हैं,
यहाँ पे 15 चलें, बेटर हो जाएगा, 15 बेहतर हो जाएगा। यहाँ पे 10 को भी देख लेंगे। 15 को अगर हम लोग देखें तो 15 किसके टेबल में आ सकता है, 15 किसके टेबल में आ सकता है, तो जिस भी नंबर के टेबल में आ सकता है 15, वो नंबर्स उसके फैक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 15 का एक फैक्टर हमारे पास 3 आ गया और एक फैक्टर हमारे पास 5 आ गया। उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम लोग देखें, एक मेरा क्वेश्चन है आपसे, आप मुझे ये बताइए क्या ज़ीरो फैक्टर में काउंट होगा या नहीं होगा, और दूसरा 1 के लिए भी मुझे सोच के बताएं क्या 1 फैक्टर में काउंट होगा या नहीं होगा। तो हम लोग 10 तक की काउंटिंग कर लेते हैं। 10 तक की काउंटिंग में आप बता दीजिए जल्दी से मुझे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सोच लिया होगा आंसर। मैंने 2 सवाल पूछे थे। मैंने पूछा था कि क्या 1 फैक्टर होता है किसी भी नंबर का या नहीं होता, इज़ 1 अ फैक्टर, और दूसरा क्या ज़ीरो भी एक फैक्टर होता है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्या ज़ीरो भी फैक्टर होता है या नहीं होता किसी भी नंबर का, तो ज़ीरो किसी भी नंबर का फैक्टर नहीं होता, और 1 किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर कहलाता है। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर अगर मेरे पास नंबर लिखा हुआ है, मैं एग्जांपल देता हूँ, अच्छी एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि 36। तो 36 किस किस नंबर के टेबल में आता है, जिस भी नंबर के टेबल में आता है 36 वो इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं नंबर्स लिखना शुरू करूँ तो 36 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, और 6 के बाद और किसके टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है, 7 और 8 के टेबल में तो नहीं आता ना, 9 10 के टेबल में नहीं आता, 11 12 के टेबल में आता है, 12 13 14 15 16 17 18 के टेबल में आता है, और खुद 36 के टेबल में भी आता है। ठीक है, तो इसके पास कितने फैक्टर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 36 के ये 9 के 9 36 के फैक्टर्स हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अच्छा, तो क्या फैक्टर्स खाली पॉजिटिव होते हैं, इसको भी ज़रा थोड़ा सा देखिएगा। यानी कि यहाँ पर जितने भी नंबर्स आए हैं मेरे पास, इनको अगर मैं किसी एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करूँगा, किसी भी एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरे पास आंसर के अंदर 36 आ सकता है। जैसे कि 1 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 36 से, तो मेरे पास आंसर 36 आ सकता है। एक पेयर तो मेरे पास ये हो गया। अच्छा, ऐसे ही देखें, यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो है, यहाँ का फर्स्ट नंबर और यहाँ लास्ट नंबर, इनका पेयर बन गया। इसके बाद अगर आप नोट करेंगे तो ऐसे ही हमारे पास पेयर्स बनते जाएंगे फैक्टर्स के। ठीक है, और ये अकेला रह जाएगा 6, और 6 6 जार 36। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 18 हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई बाई 12 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 9, और इसके अलावा 6 मल्टीप्लाई बाई 6। ठीक है, तो 1 भी एक फैक्टर है क्योंकि 1 के टेबल में 36 पे आता है, और मैं काउंटिंग अगर आगे ऐसे ही बढ़ाऊँ तो 9 मल्टीप्लाई बाई 4, 12 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 18, सॉरी उल्टा लिख दिया, 18 मल्टीप्लाई बाई 2, और 36 मल्टीप्लाई बाई 1। तो 1 भी एक फैक्टर है, क्यों, क्योंकि 36 एक इंटीजर होता है, तो 1 एक फैक्टर हो गया, 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर, 4 भी फैक्टर, 6 9 12 18 36 सब के सब फैक्टर्स हो गए। जो बात मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ और बताना चाह रहा हूँ वो क्या है, वो ये है कि क्या खाली यही पेयर है। अच्छा,
स्टूडेंट्स अगर मैं इस पर फोकस करूं तो नहीं, खाली ये पेड़ नहीं है, एक चीज़ और भी हो सकती है यहाँ पे, एक फैक्टर और भी हो सकता है। अगर मैं बोलूँ कि -1 मल्टीप्लाई हो रहा है -36 से, तो क्या आंसर आ रहा है? तो यहाँ पर भी आंसर बच्चों 36 ही आएगा। तो -1 और -36 ये भी फैक्टर हैं 36 के। -2 इंटू -18, इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? इसका आंसर भी 36 आएगा। ठीक है, आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो नेगेटिव साइंस जब भी मल्टीप्लाई होते हैं, दो नेगेटिव साइंस जब भी मल्टीप्लाई होता है आंसर पॉजिटिव आता है। ठीक है, वही लॉजिक यहाँ पर लग रही है। दो नेगेटिव साइंस अगर मिलेंगे तो एक नेगेटिव साइन दूसरे नेगेटिव साइन को कैंसिल कर देता है और सिंपल मल्टीप्लिकेशन का हमारे पास आंसर आ जाता है। इसको इंशाल्लाह डिटेल में और आगे वाली वीडियोस के अंदर हम लोग समझेंगे, इसके ऊपर ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। ठीक है, फ़िलहाल अपना माइंड जो है ना इसके ऊपर ही रखेंगे, इसके फैक्टर्स होते क्या हैं। अच्छा, सो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को फैक्टर्स भी समझ में आ चुके हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीन में क्लियर कर रहा हूँ, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा टॉपिक आ रहा है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी होती क्या है? अच्छा, तो पहले मैं स्क्रीन क्लियर कर दूँ। ओके, सो स्टूडेंट्स ओके, सो अब हम लोग बढ़ चुके हैं डिविजिबिलिटी की तरफ। तो स्टूडेंट्स डिविजिबिलिटी होती क्या है? डिविजिबिलिटी असल में स्टूडेंट्स बस एक चेक है कि हमें चेक करना है कि कोई नंबर किसी दूसरे नंबर के टेबल में आता है या नहीं आता। और अगर डिविजिबिलिटी चेक हो जाए तो हमें पता चल जाता है कि फैक्टर एक नंबर दूसरे नंबर का है या नहीं। इन शॉर्ट ऐसे समझ नहीं आएगा, हवाई बातें करेंगे तो एग्जाम्पल करेंगे तो एग्जाम्पल से हमें समझ में आ जाएगा। अगर हमें चेक करना है, जैसे कि कोई भी नंबर लिखा हुआ है हमारे पास, लेट सपोज 132, क्या 132 2 के टेबल में आता है या नहीं आता, ये हमारा सवाल है। क्या ये नंबर इस नंबर के टेबल में आता है या नहीं आता, ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हम देखते ही बता देंगे कि हाँ आता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो बच्चों का बना हुआ है कि इवन नंबर्स के एंड के अंदर 0, 2, 4, 8, बीच में 6 भी है, सॉरी, 0, 2, 4, 6 और 8 आता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखकर ही बता देंगे कि हाँ ये नंबर 2 के टेबल में आता है। इसके बाद अगर हम लोग और अच्छी एग्जांपल देखें, कोई और अच्छी एग्जांपल नहीं, कोई और एग्जांपल देखें अगर हम, जैसे कि हमारे पास हो गया 98, तो एंड में 8 आ रहा है, हम बोल सकते हैं कि हाँ ये नंबर 2 के टेबल में आता है। तो इसका मतलब है कि 2 इसका एक फैक्टर है, 2 भी इस नंबर को डिवाइड कर सकता है। 2 यानी कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 इस नंबर का फैक्टर है। ठीक है, अच्छा, और हम लोग साथ में ये भी बोल सकते हैं कि 98 जो है वो मल्टीपल है 2 का। दोनों बातें बोल सकते हैं, तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ में हमारा डिविजिबिलिटी चेक भी हो गया 2 का, कि 2 अगर 2 से हम लोगों को चेक करना है कि कोई नंबर आता है उसके एंड में, कोई नंबर आता है 2 के टेबल में या नहीं आता, तो हम लोग कैसे चेक करेंगे? हम लोग चेक करेंगे क्या उस जिस नंबर को हम लोग चेक कर रहे हैं उस नंबर के एंड में क्या आता है। जैसे यहाँ पर हमने 8 देखा था ना, तो 0, 2, 4, 6 और 8, ये वो नंबर्स हैं जो किसी भी नंबर के एंड में आएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये नंबर 2 के टेबल में आता है। अब वो नंबर चाहे कोई भी हो, कितने भी डिजिट्स का नंबर हो, एंड में अगर ये डिजिट्स आते हैं तो 2 के टेबल में नंबर आता है। इसके बाद हम लोग चेक करेंगे 3।
क्या कोई नंबर 3 के टेबल में आता है? जैसे कि लेट सपोज फॉर सपोज मैंने यहाँ पर लिखा एक नंबर 1 2 3, तो क्या ये नंबर 1 2 3 3 के टेबल में आता है? या 3 7 2 3 7 2 का ये नंबर 3 के टेबल में आता है या नहीं आता? बेटा इसकी ट्रिक बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसमें आपको क्या करना है, जो नंबर्स है ना, इन नंबर्स को आपको अलग अलग तोड़कर लिखना है। तो 1 + 2 + 3 ऐसे आपने अलग अलग नंबर्स को तोड़कर लिखा है। इसका सम अप करें तो सम करके आपका जो आंसर है वो क्या आ गया? 6। ठीक है, अगर ये नंबर मल्टीपल है 3 का, अगर ये नंबर मल्टीपल है 3 का, तो ये कंप्लीट नंबर भी मल्टीपल होगा 3 का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सम किया, तो सम करके आंसर क्या आ रहा है? हमारे पास आंसर आ रहा है 6। ठीक है, अगर हमारे पास आंसर 6 आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये नंबर 3 के टेबल में आता है। ओके, सो आपको समझ में आ गया कि 3 से हम लोग कैसे डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? बस सम कर देते हैं, सम द डिजिट्स। ओके ओके, इस वाले नंबर की भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो 3 + 7 + 2, 3 + 7 हमारे पास 10 हो गया, 10 + 2 हमारे पास 12 हो गया। तो 12 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब है कि ये कंप्लीट नंबर भी 3 के टेबल में आता है। तो आप लोगों को 3 की डिविजिबिलिटी चेक भी समझ में आ गया होगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब 2 3 के बाद हम लोग मूव करेंगे 5 पे। 5 पे हम लोग चेक करेंगे कि 5 पे कोई नंबर डिवाइड हो सकता है नहीं। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे 2 3 के बाद 4 कहाँ गया? तो बेटा अभी फ़िलहाल मैं आपको बता रहा हूँ 2 3 5, 5 के बाद 10। ठीक है, 10 के बाद मैं आपको बताऊँगा 4 8 9। ठीक है, 4 8 9 और 6। ठीक है, 4 8 9, फिर मैं आपको बताऊंगा 6 की डिविजिबिलिटी। 6 की डिविजिबिलिटी के बाद मैं आपको बताऊंगा 11 की डिविजिबिलिटी। सॉरी, 11 की बाद में बताऊंगा। 11 से पहले मैं आपको बताऊंगा 12 की डिविजिबिलिटी। 12 की डिविजिबिलिटी के बाद मैं आपको बताऊंगा 11 की डिविजिबिलिटी। 11 के बाद मैं आपको बताऊंगा 7 की डिविजिबिलिटी। ठीक है, और हम लोग यहीं तक रुक जाएंगे। ठीक है, इसके आगे हम लोग नहीं जाएंगे। तो 2 हो चुका हमारा, 3 हो चुका हमारा, अब हम 5 पर हैं। तो 5 की डिविजिबिलिटी चेक बहुत आसान है कि कोई भी नंबर अगर 5 के टेबल में आता है तो उसके एंड में या तो 5 आएगा या तो उसके एंड में 0 आएगा। तो ये हमारी डिविजिबिलिटी चेक 5 का भी हो गया। जैसे इसकी एग्जांपल कर लेते हैं, 1 3 5, एंड में 5 आ रहा है तो ये नंबर 5 के टेबल में आता है। 1 3 9, एंड में 5 नहीं आ रहा तो ये नंबर 5 के टेबल में नहीं आता, और ना एंड में 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये नंबर 5 के टेबल में नहीं आ रहा है। और इसको ज़्यादा सिखाने की समझाने की ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने की हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले नंबर की तरफ कि 5 की डिविजिबिलिटी हो गई चेक। ओके, अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ? 10 की तरफ। तो 10 पर भी टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान बात है कि कोई भी नंबर 10 के टेबल में आता है या नहीं आता, हम लोगों को कैसे पता चलेगा? एंड में हम लोग चेक कर लेंगे क्या उस नंबर के एंड में 0 आता है या नहीं। ठीक है, तो कोई भी नंबर जैसे लिखा है मेरे पास 50, एंड में 0 आ रहा है, इसका मतलब है 10 के टेबल में आता है। 59 लिखा हुआ है, एंड में 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब है नहीं आता। ठीक है, 100 लिखा हुआ है, एंड में एक 0 आ रहा है, इसका मतलब है आता है 10 के टेबल में। ठीक है, और अगर 109 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 10 के टेबल में नहीं आता। क्यों? क्योंकि इसके एंड में 0 नहीं आ रहा, इसके एंड में 9 आता है, तो इसका मतलब है नंबर भी 10 के टेबल में नहीं आता। अच्छा, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग आगे हम लोग बढ़ते हैं 10 के बाद अपने नंबर 4 के ऊपर। ठीक है, तो नंबर 4 की कोई ट्रिक इतनी मुश्किल नहीं है। जैसे कि हम लोगों ने 2 के अंदर देखा था लास्ट का डिजिट कि क्या लास्ट का, जैसे 98 की हम लोगों ने एग्जांपल की थी
लास्ट का डिजिट देखा था कि लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 तो नहीं आता। अब 4 के अंदर हम लोग क्या चेक करेंगे, 4 के अंदर हम लोग ये चेक करेंगे कि कहीं लास्ट के 2 डिजिट्स तो 2 के टेबल में नहीं आते। और अगर इसको आप गौर से देखें तो 2 के अंदर हम लोगों ने ये नहीं देखा कि इवन नंबर है और नंबर, हाँ वैसे एक्चुअली तो ये देखा है कि इवन नंबर है या नहीं, लेकिन अगर मैं उससे भी अच्छी अल्फाज इस्तेमाल करूँ तो हमने ये देखा है कि क्या आखिरी डिजिट 2 के टेबल में आता है या नहीं आता। हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ये देखा है। तो 4 के टेबल में से अगर हम लोगों को चेक करना है कि कोई भी नंबर 4 के टेबल में आता है या नहीं आता, तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि क्या आखिर के 2 नंबर आते हैं 4 के टेबल में। अब 2 डिजिट में तो इसको चेक करना फजूल है, वो तो एक्चुअल में आप डिवाइड ही कर देंगे। इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, ज़रा 4 डिजिट में लेके जाते हैं कहानी, जैसे कि 5, 2, 6, 4, ठीक है। अब अगर ये नंबर 4 के टेबल में आता है तो इसका मतलब है कि कंप्लीट नंबर 4 के टेबल में आएगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं 4 के टेबल से, तो 4 1s आर 4, 2 बचे, 4 6s आर 24, ओके। सो 16 पे आता है। अगर ये नंबर आता है 4 के टेबल में, यस ये नंबर तो 4 के टेबल में आ रहा है, इसका मतलब है कंप्लीट नंबर भी 4 के टेबल में आता है। ओके, सो 4 आपको समझ में आ गया। ऐसे ही 8 है। अब 8 पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि 8 भी इसी तरीके से है, लेकिन इसमें जिस तरीके से हम लोगों ने एक डिजिट चेक किया था, एक मिनट ज़रा रुकें ज़रा, 5 2 6 4, ओके। 2 के लिए हमने एक डिजिट चेक किया था, 4 के लिए हम लोगों ने 2 डिजिट चेक किए थे, ओके। अब 8 के लिए हम लोग 3 डिजिट चेक करेंगे, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। इसी तरीके से अगर 16 की डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी तो एंड के 4 डिजिट चेक कर लेंगे, ठीक है। ओके, सो खैर ये जो पैटर्न है ऐसे ही बनता आएगा, यानी कि 2 2 का डबल हमारे पास हो गया। यानी पहले जो 2 है, 2 के लिए हम लोग एक डिजिट देख रहे हैं, ठीक है। अब 2 का डबल करेंगे 4, तो 4 के लिए हम लोग 2 डिजिट्स देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब 4 का डबल करेंगे हम लोग 8, तो 8 के लिए हम लोग 3 डिजिट देखेंगे। 8 का डबल करेंगे 16, 16 के लिए हम लोग 4 डिजिट्स देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। तो 8 के बाद हम लोग अब बढ़ते हैं 9 पे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने 3 के ऊपर कैसे किया था, सम किया था डिजिट्स का। तो सम करने के बाद अगर वो नंबर 3 के टेबल में आता है तो इसका मतलब है कि वो कंप्लीट जो नंबर है हमारे पास, जो कंप्लीट नंबर दिया हुआ है, जैसे कि मैं पहले एक लिख दूँ नंबर ताकि आप लोगों को विजुअलाइज होना आसान हो जाए। लेट सपोज 2 7 8 1, ओके। तो 2 7 8 1, इसको क्या ये नंबर आता है 9 के टेबल में या नहीं, तो चेक कर लेते हैं, इसको इंडिविजुअली ऐड कर लेते हैं, इंडिविजुअल डिजिट्स इसके। तो 2 + 7 9, 9 + 8 17, 17 + 1 18। तो ये कंप्लीट नंबर इसका सम 18 बन रहा है। 18 9 के टेबल में आता है तो इसका मतलब है कि कंप्लीट नंबर भी 9 के टेबल में आता है। और अगर आप देखें तो जो हमारे पास 2 3 और 5 ये जो नंबर्स थे, ये नंबर्स हमारे पास प्राइम नंबर्स थे। अब इसके बाद इधर देखें ज़रा 10, तो 10 की हम लोगों ने क्या डिविजिबिलिटी चेक करी कि क्या 0 आना चाहिए एंड में, ठीक है। तो अगर आप गौर से देखें, जो 10 होता है वो बेसिकली हमारे पास लिखा होता है 2 × 5। तो हमने एक्चुअली 2 की और 5 की दोनों की डिविजिबिलिटी चेक करी है यहाँ पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि 5 के पास क्या है, दो ही ऑप्शन हैं, एक 5 और एक 0। 2 का मतलब क्या होता है, 2 के एंड में आने वाले नंबर्स। तो 2 से हम लोग कैसे चेक करते हैं, मतलब 2 के एंड
टू एंड में आने वाला जो नंबर है वो 2 से डिवाइड हो सकता है नहीं, तो इसका मतलब है कि वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। सॉरी मैंने यहाँ पे जो है ना फंबल कर दिया। वैसे इस वीडियो में बहुत ज़्यादा फंबल्स हो रहे हैं और रीटेक का हमारे पास टाइम नहीं है, तो स्टूडेंट्स आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा और इस वीडियो को सुकून से एंड तक देखिएगा, ठीक है। अच्छा, और आप लोग ज़्यादा घबराइएगा नहीं इस वीडियो के अंदर, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब इस चीज़ को ज़रा समझिएगा कि tan हमारे पास क्या होता है। tan बेसिकली होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और tan 2 मल्टीप्लाई 5 है तो 2 की डिविजिबिलिटी में क्या 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर्स हम लोग देखते हैं एंड में। 5 की डिविजिबिलिटी में क्या है हमारे पास 5 और 0 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। तो tan क्योंकि इन दोनों का मल्टीपल है तो इन दोनों चीज़ों में कॉमन क्या है, इन दोनों चीज़ों के अंदर कॉमन था हमारे पास 0। तो जिस भी नंबर के एंड में 0 आएगा तो वो 10 के टेबल में भी आएगा, वो नंबर 10 के टेबल में आएगा, ठीक है। वो 10 तो मिलकर ही बना है 2 और 5 से। ऐसे ही 4 को देखें, 4 कैसे बना है, 4 हमारे पास बना है 2 और 2 से, ठीक है। इसी तरीके से 8 देखें, 8 कैसे बना है, 8 बना है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एंड में 2 डिजिट देखते हैं, यहाँ पर हम लोग एंड में 3 डिजिट देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब 9 को देखें, 9 कैसे बना है, 9 बना है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 से। तो 3 में हम लोग क्या देख रहे थे, सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 3 के टेबल में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो 9 में हम लोग क्या देख रहे हैं, सम ऑफ डिजिट्स 9 के टेबल में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ऐसे ही 6 की डिविजिबिलिटी को हम लोगों को चेक करना है, तो इसमें भी क्या है, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है। तो 2 की डिविजिबिलिटी और 3 की डिविजिबिलिटी दोनों हम लोगों को चेक करनी पड़ेंगी यहाँ पे। अब 2 की डिविजिबिलिटी क्या है कि नंबर क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि सम ऑफ डिजिट्स जो हैं वो 3 के टेबल में आना ज़रूरी है। तो सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 के टेबल में आते हैं और नंबर इवन है तो वो 6 के टेबल में आएगा। तो ये 6 भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसकी एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 36, क्या 6 के टेबल में आता है या नहीं आता। एंड का जो नंबर है वो इवन है, हाँ एंड का नंबर इवन है। सम ऑफ डिजिट्स जो हैं वो 3 के टेबल में आते हैं, चेक कर लेते हैं। 3 + 6 ये हो गया हमारे पास 9, 9 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब है कि ये कंप्लीट नंबर भी 3 के टेबल में आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अगला नंबर हम लोगों को मिलेगा यहाँ पर 12। तो 12 के अंदर भी सेम ऐसा ही होगा। 12 के अंदर हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी 3 की और 4 की, ठीक है। 4 की डिविजिबिलिटी में हम लोगों को क्या करना था कि लास्ट के 2 डिजिट्स हम लोगों को देखने थे कि लास्ट के 2 डिजिट्स 4 के टेबल में आते हैं या नहीं आते हैं। अगर लास्ट के 2 डिजिट्स 4 के टेबल में आएंगे तो इसका मतलब है कि कंप्लीट गिवन नंबर हमारा 4 के टेबल में आता है। और 3 की डिविजिबिलिटी हमारे पास क्या आती है कि सम ऑफ डिजिट्स 3 के टेबल में आने चाहिए। अगर ये दोनों डिविजिबिलिटी चेक ठीक हैं, दुरुस्त हैं, तो इसका मतलब है कि वो कंप्लीट नंबर हमारा 12 के टेबल में आता है। अब जो थोड़े से मुश्किल हैं, थोड़े से क्या मुश्किलें आसान ही हैं, 11 और 7। 11 थोड़ा सा आसान है 7 से ज़्यादा, ठीक है। वैसे इतना कोई मुश्किल नहीं है, दोनों ही ईजी हैं। 11 थोड़ा सा आसान है वैसे 7 से ना, ठीक है। तो 11 से डिविजिबिलिटी चेक का मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई नंबर लिखता हो, थोड़ा सा बड़ा नंबर लिख लेता हूँ, 3, 7, 9, 6, 4, ठीक है। इसमें मैं एक नंबर छोड़ के एक नंबर को प्लस कर लेंगे, 3 और 9, 3 + 9 हमारे पास हो गया 12, 12 + 4 हमारे पास हो गया 16, ठीक है। अब जो बचे नंबर्स हैं उनको हम लोग सम करेंगे, तो 7 + 6, तो 7 + 6 होते हैं हमारे पास 13, तो ये 13 आ गया। इनको आपस में हम लोग कर देंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर लेना शायद। तो आंसर अगर हमारा देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। अगर ये आंसर 11 के टेबल में आएगा, अगर ये आंसर 11 के टेबल में आता है, ठीक है, तो या 11 को अगर मैं किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करूं तो ये आंसर आ सकता है। तो ये कंप्लीट नंबर
11 के टेबल में आता है वरना नहीं आता। तो अभी जो मैंने एग्जांपल दी है उस एग्जांपल के हिसाब से तो ये नंबर 11 के टेबल में नहीं आता। इसको थोड़ा सा हम लोग बदल कर देख लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेते हैं। ये इसको हम कर देते हैं 3 और इसको मैं कर देता हूँ फ़िलहाल 4 9 6 4। अब ज़रा प्लस करके देखते हैं तो ये हो गया हमारे पास 3 और 9 और 4, ये तो वैसे ही रहेंगे 16। 4 और 6 अब 13 से हमारे पास हो गया 10। ओहो अभी भी चेंज नहीं हुआ, सॉरी मैंने गलत जगह से इसको कर दिया। अभी भी आंसर हमारे पास 6 आएगा और 6 11 के टेबल में नहीं आता, तो अभी भी ये सही नहीं हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको ज़रा चेंज करते हैं नंबर को, कोशिश करते हैं कि नंबर हमारा 11 के टेबल में आ जाए। तो लेट्स सपोज 9 9 और 9 ये ऑल्टरनेट नंबर्स हो गए और मेरे पास हो गया 6 और 3 3 कर देते हैं इसको, 3 और 2। ठीक है 3 और 2 ये मेरे पास हो गया। अब चेक कर लेते हैं 9 9 और 9 ये हो गया मेरे पास 27। ठीक है 27 के बाद 3 और 2 मेरे पास हो गए 5। तो 27 माइनस 5 आंसर मेरे पास क्या है, 27 माइनस 5 का मेरे पास आंसर है 22। 22 11 के टेबल में आता है, इसका मतलब है कि कंप्लीट नंबर मैंने अभी लिखा है, ये कंप्लीट नंबर 11 के टेबल में आता है। कोई भी डिविजिबिलिटी चेक आपको अगर 11 से करना है तो उसकी शॉर्ट ट्रिक यही है। ठीक है डिविजिबिलिटी चेक्स की शॉर्ट ट्रिक्स हम लोग एक्चुअली कर रहे हैं। अब रही बात 7 की, तो 7 थोड़ा सा मुश्किल है, वैसे इतना मुश्किल नहीं है, इजी है अगर हम लोग देखें तो। ठीक है मैं एक नंबर देख लेता हूँ, 1 मिनट रुको ज़रा, मैं कैलकुलेटर से अच्छा नंबर देख कर ना फिर आपको बता देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो समझने में। एक ऐसा नंबर देखते हैं जो कि 7 के टेबल में आता है। तो लेट्स सपोज 623। लेट्स सपोज 623। क्या ये नंबर 7 के टेबल में आता है या नहीं आता? थोड़ा सा नीचे चलते हैं बच्चों। ठीक है सो एक मिनट, ओके तो 623 दोबारा लिख लेता हूँ मैं, 623। क्या नंबर 7 के टेबल में आता है या नहीं आता है, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप क्या करें कि जो आखिरी नंबर है ना उसको अलग कर दें। ये हमने आखिरी नंबर को अलग कर दिया, तो बाकी जो बच गए, जो भी बचा है बाकी वो लिखना है ऐसे। ठीक है और इस आखिरी नंबर को डबल करना है हमें। ठीक है डबल करके लिखना होता है और डबल करना होता है। ठीक है तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास आंसर आ गया 6। तो 62 माइनस 6 आंसर क्या आएगा? ठीक है इसको माइनस करके हम लोगों को आंसर लिखना होता है। डायरेक्ट करें, 3 का डबल हो गया 6 और रह क्या गया था 62, इसको माइनस करें, माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा हमारे पास 56। 56 7 के टेबल में आता है, इसलिए ये नंबर कंप्लीट नंबर भी 7 के टेबल में आता है। तो ये आसान सी ट्रिक थी, आसान सी लॉजिक थी। ठीक है उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारी लॉजिक समझ में आ गई होंगी। ठीक है तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर रखते हैं, इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। ठीक है और मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर। ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी और बहुत ज़्यादा लंबी होगी, लेकिन टॉपिक भी ऐसा ही था हमारे पास। ठीक है तो आप लोग ख्याल रखिएगा और साथ में अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में अपने कलीग्स को, अपने क्लास फेलोज़ को, कज़न्स को, दोस्तों को, सबको बोलें कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, दिस सर इब्तिसाम साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर।